हेलो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आज फिर मैं ऑनलाइन क्लास को लेकर तुम लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि सेमेस्टर 2 के तहत जो मैं पेपर अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो 4th पेपर है टोटल में, लेकिन सेमेस्टर 2 का ये दूसरा पेपर है। मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो, जैसा तुम लोग जान चुके हो, डेकार्ट से इसकी शुरुआत होती है। तो डेकार्ट में माइंड और मैटर को लेकर भी उनका कुछ कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं आज प्रकाश डालूँगा। इसे वैसे अधिकतर लोग माइंड बॉडी रिलेशन के नाम से उल्लेख करते हैं। आप तो अवगत हो ही चुके हैं कि डेकार्ट महान वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, ज्योमेट्री के प्रकांड पंडित थे, दार्शनिक थे, बुद्धिवादी दार्शनिक थे। साथ ही दर्शन के क्षेत्र में और एक बात की जाती है, वो एकवादी थे या द्वैतवादी या अनेकवादी। ये दार्शनिक सिद्धांत के तहत ऐसे प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। तो डेकार्ट जो हैं इस क्षेत्र में द्वैतवादी दार्शनिक कहलाते हैं। आप पहले द्वैतवाद के बारे थोड़ा मोड़ा जान लीजिए। द्वैतवाद के लिए क्या चीज़ होता है, द्वैतवाद का मतलब क्या है, इसके लिए आप मेटाफिजिक्स को थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा। मेटाफिजिक्स में द्वैतवाद की बातें कही गई है। द्वैतवाद जो है वो एक तत्वमीमांसीय प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा उठता है अल्टीमेट रियलिटी को लेकर। अल्टीमेट रियलिटी यानी परम तत्व, निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट। तो उसमें एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि मूल तत्व जो है, परम तत्व जो है, निरपेक्ष सत्य जो है, अल्टीमेट रियलिटी जो है, वो अपना स्वरूप में एक है या दो है। यदि हम कहेंगे उसका स्वरूप दो है, जैसे जड़ सत्ता और चेतन सत्ता, भौतिक सत्ता और चेतन सत्ता। फिर कहेंगे संख्या को लेकर, तो संख्या को लेकर भी दो है। जड़ द्रव्य और चेतन द्रव्य। जड़ द्रव्य और चेतन द्रव्य दोनों को यदि हम स्वतंत्र सत्ता मान लें तो यहाँ पूर्ण रूप से आप द्वैतवादी कहलाएंगे। यानी
मूल तत्व के स्वरूप, संख्या या स्वरूप या संख्या या दोनों में आप दो स्वतंत्र सत्ता को मानते हैं तो उसे ही द्वैतवाद कहा जाता है, उसे ही ड्वेलिज्म कहा जाता है। DUALISM, ड्वेलिज्म। डेकार्ट जो हैं, जैसा मैं पहले ही कह दिया था कि उन्हें द्वैतवादी दार्शनिक कहा जाता है, बुद्धिवादी दार्शनिक प्लस द्वैतवादी दार्शनिक। डेकार्ट जो हैं परमार्थ दृष्टि से या पारमार्थिक दृष्टि से उन्होंने एक ही निरपेक्ष द्रव्य को माना था जिसे उन्होंने ईश्वर कहा था। तो यहाँ तो वे द्वैतवादी नहीं हैं। हाँ भाई, ये सही बात है कि मूल तत्व के मानने को लेकर यानी ईश्वर को मानने को लेकर वो एकत्व के समर्थक हैं, वननेस के समर्थक हैं। निरपेक्ष द्रव्य को एक मानते हैं। निरपेक्ष द्रव्य का मतलब ही एक होता है। तो इस दृष्टि से वो द्वैतवादी नहीं है। लेकिन चूँकि डेकार्ट को द्वैतवादी जो कहा जाता है वो उनकी माइंड बॉडी कॉन्सेप्ट, माइंड मैटर कॉन्सेप्ट, मन और शरीर की अवधारणा के समय ही वो मनस की सत्ता और जड़ तत्व की सत्ता दोनों को अलग अलग जो मानते हैं, यही वे द्वैतवादी हो जाते हैं। ठीक है, परमार्थ की दृष्टि से नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए हम विश्व की दृष्टि से ही यदि डेकार्ट के दर्शन का दार्शनिक अवलोकन करें तो वे हमें द्वैतवादी नज़र आते हैं। तो द्वैतवाद तो आप जान गए द्वैतवाद क्या है। तो मैं जो आज चर्चा का विषय बना रहा हूँ इस लेक्चर में, वो डेकार्ट्स का ही है, माइंड बॉडी रिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेकार्ट्स माइंड बॉडी रिलेशन, या कॉन्सेप्ट ऑफ डेकार्ट्स माइंड एंड मैटर, या डेकार्ट्स इंट्रैक्शनिज्म, डेकार्ट्स का अंतः क्रियावाद, डेकार्ट के अंतः क्रिया का सिद्धांत। एक जैसा कि मैंने कहा कि आज की जो चर्चा का विषय है वो है डेकार्ट का माइंड बॉडी रिलेशन। डेकार्ट अपने हर एक दार्शनिक सिद्धांत में कुछ नए नए विचारों को दिए हैं, चाहे उनका द्वैतवादी विचार हो, चाहे उनका बुद्धिवादी विचार हो, चाहे उनका आत्मद्रव्य का विचार हो, चाहे उनका संदेह विधि से संबंधित विचार हो, सब कुछ नया नया दार्शनिक सिद्धांत लगता है। कोई परंपरागत जिस रूप में चला रहा था दार्शनिक मीमांसा, उससे सर्वथा अलग नज़र आता है।
उन्होंने मन और शरीर तथा आत्म द्रव्य और जड़ द्रव्य के द्वैत को माना था, इसलिए उन्हें हमने द्वैतवादी बुद्धिवादी दार्शनिक कहा। डेकार्ट के पहले के दार्शनिकों में कुछ अलग थे वो, लेकिन मन और शरीर के संबंध में डेकार्ट के पहले से ही कुछ न कुछ चर्चाएं होती ही रही हैं। डेकार्ट के पहले के दार्शनिकों ने मन और शरीर को एक ही तत्व का दो पहलू माना था, परंतु डेकार्ट ने मन और शरीर को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न, एक दूसरे से सर्वथा विरोधी माना। इस प्रकार डेकार्ट ने मन और शरीर के संबंध को लेकर दर्शन के क्षेत्र में द्वैतवाद की स्थापना की। अब डेकार्ट का जो मन और शरीर का द्वैतवाद है, ड्वेलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, उसके बारे में हम सुनो ना, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम मन और शरीर में जो भी विरोधी बातें हैं, मुख्य पहले उसको हम जान लें। मन क्या है? चेतन द्रव्य है, जबकि शरीर क्या है? अचेतन द्रव्य, भौतिक द्रव्य या जड़ द्रव्य। अंतर है ना, दोनों एक दूसरे का विपरीत। फिर मन का गुण क्या है? विचार है, थॉट है, थिंकिंग है। जबकि शरीर का गुण क्या है? विस्तार है, एक्सटेंशन। ये रजिस्टर है, ये जड़ द्रव्य है, इसका विस्तार हमने देख लिया। तो विस्तारहीनता होता है मन का गुण, जबकि जड़ द्रव्य का गुण, भौतिक पदार्थ का गुण विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, वो जगह घेरता है। मन जो होता है वो एक्टिव रहता है, एक्टिव, उसमें हलचल होती रहती है, मन में चंचलता होती है, वो स्थिर नहीं रह सकता। दूसरी ओर जड़ द्रव्य क्या है? वो निर्जीव, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं, एकदम वो निष्क्रिय होता है। इस तरह दोनों मन और शरीर जो है वो सर्वथा एक दूसरे से अलग और विरोधी है। अब समस्या की मैं बात करूंगा। समस्या तो आ रही है, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुका है कि एक दूसरे का विरोधी ये जो मन और शरीर है, उसमें अब संबंध कैसे स्थापित होगा? दोनों विपरीत धुरी में है। मन जो है वो शरीर नहीं है, शरीर जो है वो मन नहीं है, तो दोनों में संबंध स्थापित करना दर्शन के क्षेत्र में एक दुरूह कार्य जैसे हमेशा से रहा है, वैसे डेकार्ट के लिए भी था। यहाँ पर डेकार्ट कहते हैं
कि मन और शरीर में गहरा संबंध है। ठीक है, दोनों में बहुत सारे विपरीत बातें हैं, बहुत सारी विपरीत बातें हैं। दोनों में बहुत तरह के सवालात को लेके अलग अलग विरोधी भावनाएं हैं, फिर भी दोनों में गहरा संबंध है, दोनों में अटूट संबंध है। किसमें किसमें? मन और शरीर में। शरीर के सारे हलचल, उसकी सारी हरकतें और शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो मन से ही संचालित होती है। किससे संचालित होती है? मन से ही संचालित होती है। जैसे जब हमारे शरीर को भूख प्यास लगती है तो हमारा मन, हमारा माइंड परेशान हो जाता है। मन की सुख दुख की अनुभूति के समय शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। मन खुश रहता है तो शरीर या चेहरा खिल जाता है, और मन जब दुखी होता है तो शरीर या हमारा फेस मलिन हो जाता है, कुम्हला जाता है। यानी मन की क्रिया से शरीर प्रभावित है। यानी मन में जो भी क्रिया होती है उससे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शारीरिक क्रिया से भी मन प्रभावित होता है। प्रश्न उठता है कि शरीर का मन पर और मन का शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव जो पड़ता है इसे हम कैसे आकलन करेंगे, कैसे जांच करेंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे हमें ज्ञात होगा कि मन का शरीर पर और शरीर का मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है। डेकार्ड इसका समाधान एक शरीर शास्त्रीय ढंग से करते हैं। डेकार्ड इस समाधान को इंटरेक्शनिज्म कहते हैं, अंतःक्रियावाद। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार डेकार्ड कहते हैं कि शरीर हमारे मन पर इमोशंस के रूप में, संवेदनाओं के रूप में, और मन हमारे शरीर के ऊपर इच्छाओं या संकल्पों, डिजायर्स के रूप में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करता है। डेकार्ड्स हमारे दिमाग या मस्तिष्क में एक पीनियल ग्रंथि की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड होता है, एक पीनियल ग्रंथि होती है, और उसी ग्रंथि में आत्मा का, सेल्फ का निवास होता है, वहीं पर आत्मा रहती है। इसी पीनियल ग्रंथि में स्थित आत्मा इस क्रिया प्रतिक्रिया को संचालित करती है, संपन्न करती है। आत्मा की क्रियाओं से
शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें शरीर में विचार के अनुकूल व्यवहार बनने लगते हैं, बिहेवियर बनने लगते हैं। ये तो डेकार्ट ने मन और शरीर के संबंध को बतलाते हुए अपनी दार्शनिक मीमांसा को प्रस्तुत किया। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावों को ग्रहण करने वाली जो ये पिनियल ग्रंथि दिमाग में स्थित है, वही केंद्र है जहाँ शारीरिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। पिनियल ग्रंथि ही मन और शरीर के बीच संबंध को लेकर एक ब्रिज का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। डेकार्ट यहाँ पर मन की उपमा एक घोड़ा से देते हैं, शरीर की उपमा एक घोड़ा से देते हैं, और मन की उपमा एक घुड़सवार या एक अश्वारोही से देते हैं, हॉर्स राइडर से। शरीर क्या है? एक हॉर्स है, घोड़ा है, अश्व है। और मन क्या है? वो हॉर्स राइडर है, घुड़सवार है, अश्वारोही है। जिस प्रकार घुड़सवार अपने घोड़े में गति उत्पन्न करने का काम करता है, उसी प्रकार मन भी शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित करता है और शरीर में गति उत्पन्न करता है। यही हुआ डेकार्ट का माइंड बॉडी रिलेशन। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि दर्शन के संपूर्ण इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आज तक मन और शरीर की समस्या के से संबंधित जो भी दार्शनिक मीमांसा हुई हैं, जो भी दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है, वो 17 बार हुई है। 17 विचारकों ने एन केन प्रकारेण इस पर कुछ न कुछ बातें कही हैं। डेकार्ट के बाद भी डेकार्ट मिथ के रूप में गिलबर्ट रायल ने भी डेकार्ट के माइंड बॉडी रिलेशन की बात को आगे बढ़ाया था। अंततः हम कह सकते हैं कि जितने भी विचारकों ने माइंड बॉडी रिलेशन से संबंधित अपने विचार की अवधारणा प्रस्तुत की, उनमें डेकार्ट का माइंड बॉडी रिलेशन से संबंधित जो अवधारणा है वो ज़्यादा सुस्पष्ट, वैज्ञानिक, पुख्ता और उचित जान पड़ता है। कुछ लोग डेकार्ट के माइंड बॉडी रिलेशन से संबंधित आलोचना भी देते हैं। एक आलोचक कहता है कि आत्मा तो निराकार है, आत्मा का तो कोई आकार नहीं है, तो वह मस्तिष्क में जो डेकार्ट बताते हैं एक पिनियल ग्रंथि है, उसमें वह कैसे निवास करता है? ये तो असंभव लगता है डेकार्ट की ये बात। एक दूसरा आलोचक कहते हैं कि यदि मन और शरीर से भिन्न तत्व है तो उनमें परस्पर या एक दूसरे से अंतःक्रिया कैसे हो पाता है? ये तो असंभव बात है। अच्छा, एक शरीर संरक्षण सिद्धांत है, उससे भी डेकार्ट का माइंड बॉडी रिलेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है ये विरुद्ध जान पड़ता है। तो ये कुछ आलोचनाएं भी हैं, आप इसे लिख भी सकते हो
क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर या नोट्स या किसी के विचार को हम व्यक्त करते हैं तो उसमें समालोचना भी होनी ही चाहिए। तो विद्यार्थियों, डेकार्ट से संबंधित जितने भी दार्शनिक विवेचनाएं थी, दार्शनिक सिद्धांत था, उन सबों से मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया। जैसे डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट, डेकार्ट का कॉजिटो एर्गो सम, आई मीन आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। तीसरा, डेकार्ट का प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये चौथा जो कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, माइंड बॉडी रिलेशन या माइंड एंड मैटर कॉन्सेप्ट। ये चारों मैंने एक एक करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप लोग भी चर्चा में शामिल हुए और डेकार्ट जो पाश्चात्य दर्शन के जनक माने जाते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो स्टे होम, खुश रहिए। ओके।